शहजादा मसरूर की शादी मलका मखमूर से हुई और दोनों आराम से जिंदगी बसर करने लगे। मसरूर ढोर चराता, खेत जोतता, मखमूर खाना पकाती और चरखा चलाती। दोनों तालाब के किनारे बैठे हुए मछलियों का तैरना देखते, लहरों से खेलते, बगीचे में जाकर चिड़ियों के चहचहे सुनते और फूलों के हार बनाते। न कोई फिक्र थी, न कोई चिंता थी। लेकिन बहुत दिन न गुजरने पाए थे, उनके जीवन में एक परिवर्तन आया। दरबार के सदस्यों में बुलहवस खौ नाम का एक फसादी आदमी था। शाह मसरूर ने उसे नजरबंद कर रखा था। वह धीरे धीरे मलका मखमूर के मिजाज में इतना दाखिल हो गया कि मलका उसके मशवरे के बगैर कोई काम न करती। उसने मलका के लिए एक हवाई जहाज बनाया जो महज इशारे से चलता था। एक सेकंड में हजारों मील रोज जाता और देखते देखते ऊपर की दुनिया की खबर लाता। मलका उस जहाज पर बैठकर यूरोप और अमेरिका की सैर करती। बुलहवस उससे कहता, साम्राज्य को फैलाना बादशाहों का पहला कर्तव्य है। इस लंबी चौड़ी दुनिया पर कब्जा कीजिए, व्यापार के साधन बढ़ाइए, छिपी हुई दौलत निकालिए, फौजें खड़ी कीजिए, उनके लिए अस्त्र शस्त्र जुटाइए। दुनिया हौसलामंदों के लिए है। उन्हीं के कारनामे, उन्हीं की जीतें याद की जाती हैं। मलका उसकी बातों को खूब कान लगाकर सुनती। उसके दिल में हौसले का जोश उमड़ने लगता। यहाँ तक कि अपना सरल संतोषी जीवन उसे रूखा फीका मालूम होने लगा। मगर शाह मसरूर संतोष का पुतला था। उसकी जिंदगी के वह मुबारक लम्हे होते थे जब वह एकांत के कुंज में चुपचाप बैठकर जीवन और उसके कारणों पर विचार करता और उसकी विराटता और आश्चर्यों को देखकर श्रद्धा के भाव से चीख उठता, मेरी हस्ती कितनी नाचीज है। उसे मलका के मंसूबों और हौसलों से जरा भी दिलचस्पी न थी। नतीजा यह हुआ कि आपस के प्यार और सच्चाई की जगह संदेह पैदा हो गए। दरबारियों में गिरोह बनने लगे। जीवन का संतोष विदा हो गया। मसरूर को इन सब परेशानियों के लिए जो उसकी सभ्यता के रास्ते में बाधक होती थीं, धीरज न था। वह एक दिन उठा और सल्तनत मलका के सुपुर्द करके एक पहाड़ी इलाके में जा छिपा। सारा दरबार नई उमंगों से मतवाला हो रहा था। किसी ने बादशाह को रोकने की कोशिश न की। महीनों वर्षों हो गए, किसी को उनकी खबर न मिली। मलका मखमूर ने एक बड़ी फौज खड़ी की और बुलहवस खां को चढ़ाइयों पर रवाना किया। उसने इलाके पर इलाके और मुल्क पर मुल्क जीतने शुरू किए। सोने चांदी और हीरे जवाहरात के अंबार हवाई जहाजों पर लदकर राजधानी को आगे लगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इन रोज बरोज बढ़ती हुई तरक्कियों से मुल्क के अंदरूनी मामलों में उपद्रव खड़े होने लगे। वह सूबे जो अब हुक्म के ताबेदार थे, बगावत के झंडे करने लगे। कर्णसिंह बुंदेला एक फौज लेकर चढ़ाया। मगर अजब फौज थी, न कोई हरब हथियार, न तोपें। सिपाहियां के हाथों में बंदूक और तीरतुपुक के बजाय बर्बर तंबूरे और सारंगियां, बेले, सितार और ताउस थे। तोपों की धनगरज, सदाओं के दले, तबले और मृदंग की कुमक थी। बम गोलों की जगह जलतरंग, आर्गन और आर्केस्ट्रा था। मलका मखमूर ने समझा, आन की आन में इस फौज को तितर-बितर करती हूं। लेकिन ज्यों ही उसकी फौज कर्णसिंह के मुकाबले में रवाना हुई, लुभावने, आत्मा को शांति पहुंचाने वाले स्वरों की वह बाढ़ आई, मीठे और सुहाने गानों की वह बौछार हुई कि मलका की सेना पत्थर की मर्तों की तरह आत्मविस्मृत होकर खड़ी रह गई। एक क्षण में सिपाहियों की आंखें नशे में डूबने लगीं और वह हथेलियां बजाबजाकर नाचने लगे, सर हिला हिलाकर उछलने लगे, फिर सबके सब बेजान लाश की ताह गिर पड़े। और सिर्फ सिपाही ही नहीं, राजधानी में भी जिसके कानों में यह आवाजें गईं वह बेहोश हो गया। सारे शहर में कोई जिंदा आदमी नजर न आता था। ऐसा मालूम होता था कि पत्थर की मूर्तों का तिलस्म है। मलका अपने जहाज पर बैठी यह करिश्मा देख रही थी। उसने जहाज नीचे उतारा कि देखूं क्या माजरा है।
पर उन आवाजों के कान में पहुंचते ही उसकी भी वही दशा हो गई। वह हवाई जहाज पर नाचने लगी और बेहोश होकर गिर पड़ी। जब कर्णसिंह शाही महल के करीब जा पहुंचा और गाने बंद हो गए तो मलका की आंखें खुजी जैसे किसी का नशा टूट जाए। उसने कहा, मैं वही गाने सुनूंगी, वही राग, वही अलाप, वही लुभाने वाले गीत। हाय, वह आवाजें कहो गईं। कुछ परवाह नहीं, मेरा राज जाए, पाट जाए, मैं वही राग सुनूंगी। सिपाहियों का नशा भी टूटा। उन्होंने उसके स्वर मिलाकर कहा, हम वही गीत सुनेंगे, वही प्यारे प्यारे मोहक राग। बला से हम गिरफ्तार होंगे, गुलामी की बेड़ियां पहनेंगे, आजादी से हाथ धोएंगे, पर वही राग, वही तराने, वही ताने, वही धुने। सूबेदार लोचनदास को जब कर्णसिंह की विजय का हाल मालूम हुआ तो उसने भी विद्रोह करने की ठानी। अपनी फौज लेकर राजधानी पर चढ़ दौड़ा। मलका ने अब की जानतोड़ मुकाबला करने की ठानी। सिपाहियों को खूब ललकारा और उन्हें लोचदास के मुकाबले में खड़ा किया, मगर बाहरी हमलावन फौज, न कहीं सवार, न कहीं प्यादे, न तोप, न बंदूक, न हरबे, न हथियार। सिपाहियों की जगह सुंदर नर्तकियों के गोल थे और थिएटर के एक्टर। सवारों की जगह भांडों और बहुरूपियों के गोल। मोर्चों की जगह तीतर और बटेरों के जोड़ छूटे हुए थे तो बंदूक की जगह सर्कस और बाइस्कोप के खेमे पड़े थे। कहीं हीरे जवाहरात अपनी आबताब दिखा रहे थे, कहीं तरह तरह के चरिंदों परिंदों की नुमाइश खुली हुई थी। मैदान के एक हिस्से में धरती की अजीब अजीब चीजें, झने और बर्फिस्तानी चोटियां और बर्फ के पहाड़, पेरिस का बाजार, लंदन का एक्सचेंज या स्टन की मंडियां, अफ्रीका के जंगल, सहारा के रेगिस्तान, जापान की गुलकारियां, चीन के दरियाई शहर, दक्षिण अमेरिका के आदमखोर काफ की परियां, लैपलैंड के सुमूरपोश इंसान और ऐसे सैकड़ों विचित्र आकर्षक दृश्य चलते फिरते दिखाई पड़ते थे। मलका की फौज यह नजारा देखते ही बेसुध होकर उसकी तरफ दौड़ी। किसी को सरपैर का ख्याल न रहा। लोगों ने बंदूकें फेंक दी, तलवारें और किरचें उतार फेंकी और बेतहाशा इन दृश्यों के चारों तरफ जमा हो गए। कोई नाचने वालियों की मीठी अदाओं और नाजुक चलन पर दिल दे बैठा, कोई थिएटर के तमाशों पर रीझा। कुछ लोग तीतरों और बटेरों के जोर देखने लगे और सबके सब चित्रलिखित से मंत्रमुग्ध खड़े रह गए। मलका अपने हवाई जहाज पर बैठी कभी थिएटर की तरफ जाती, कभी सर्कस की तरफ दौड़ती, यहाँ तक कि वह भी बेहोश हो गई। लोचनदास जब विजय करता हुआ शाही महल में दाखिल हो गया तो मलका की आंखें खुलीं। उसने कहा, हाय, वह तमाशे कहाँ गए, वह सुंदर सुंदर दृश्य, वह लुभावने दृश्य कहाँ गायब हो गए। मेरा राज जाए, पाट जाए, लेकिन मैं यह सैर जरूर देखूंगी। मुझे आज मालूम हुआ कि जिंदगी में क्या क्या मजे हैं। सिपाही भी जागे। उन्होंने एक स्वर से कहा, हम वही सैर और तमाशे देखेंगे, हमें लड़ाई भिड़ाई से कुछ मतलब नहीं, हमको आजादी की परवाह नहीं, हम गुलाम होकर रहेंगे, पैरों में बेड़ियां पहनेंगे, पर इन दिलफरेबियों के बगैर नहीं रह सकेंगे। मलका मखमूर को अपनी सल्तनत का यह हाल देखकर बहुत दुख होता। वह सोचती, क्या इसी तरह सारा देश मेरे हाथ से निकल जाएगा? अगर शाह मसरूर ने यूं किनारा न कर लिया होता तो सल्तनत की यह हालत कभी न होती। क्या उन्हें यह कैफियतें मालूम न होंगी? यहाँ से दमदम की खबरें उनके पास आ जाती हैं, मगर जरा भी जुम्बिश नहीं करते। कितने बेरहम हैं। खैर, जो कुछ सर पर आएगी सह लूंगी, पर उनकी मिन्नत न करूंगी। लेकिन जब वह उन आकर्षक गानों को सुनती और दूसरों को देखती तो यह दुखदाई विचार भूल जाते, उसे अपनी जिंदगी बहुत आनंद की मालूम होती। बुलवस खां ने लिखा, मैं दुश्मनों से घिर गया हूँ। नफरत अली और कीन खां और ज्वाला सिंह ने चारों तरफ से हमला शुरू कर दिया है। तब तक और कुमक न आए, मैं मजबूर हूँ। पर मलका की फौज यह सैर और गाने छोड़कर जाने पर राजी न होती थी। इतने में दो सूबेदारों ने फिर बगावत की। मिर्जा शमीम और रसराज सिंह दोनों एक होकर राजधानी पर चढ़े।
मलका की फौज में अब न लज्जा थी न वीरता। गानेब जाने और सैरत माशे ने उन्हें आरामतलब बना दिया था। बड़ी बड़ी मुश्किलों से सजस जाकर मैदान में निकले। दुश्मन की फौज इंतजार करती खड़ी थी, लेकिन न किसी के पास तलवार थी न बंदूक। सिपाहियों के हाथों में फूलों के खुलदस्ते थे, किसी के हाथ में इतर की शीशियां, किसी के हाथ में गुलाब के फुवाहर, कहीं लवेंडर की बोतलें, कहीं मुश्क वगैरह की बहार। सारा मैदान अत्तार की दुकान बना हुआ था। दूसरी तरफ रसराज की सेना थी। उन सिपाहियों के हाथों में सोने के तश्त थे, जरबफ्त के खनपेशों से ढके हुए। किसी में बर्फी और मलाई थी, किसी में कोरमे और कबाब, किसी में खुबानी और अंगूर। कहीं कश्मीर की नेमतें सजी हुई थीं, कहीं इटली की चटनियों की बहार थी और कहीं पुर्तगाल और फ्रांस की शराबें शीशियों में महक रही थीं। मलका की फौज यह संजीवनी सुगंध सूंघते ही मतवाली हो गई। लोगों ने हथियार फेंक दिए और इन स्वादिष्ट पदार्थों की ओर दौड़े। कोई हलवे पर गिरा और कोई मलाई पर टूटा, किसी ने कोरमे और कबाब पर हाथ बढ़ाए, कोई खुबानी और अंगूर चखने लगा, कोई कश्मीरी मुरब्बों पर लपका। सारी फौज भिखमंगों की तरह हाथ फैलाए यह नेमतें मांगती थी और बेहद चाव से खाती थी। एक एक कौर के लिए, एक चमचा फिरनी के लिए, शराब के एक प्याले के लिए खुशामदे करते थे, नाके रगड़ते थे, सिजदे करते थे। यहाँ तक कि सारी फौज पर एक नशा छा गया, बेदम होकर गिर पड़ी। मलका भी इटली के मरब्बों के सामने दामन फैला फैलाकर मिन्नतें करती और कहती थी कि सिर्फ एक लुकमा और एक प्याला दो और मेरा राज लो, पाट लो, मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन मुझे जी भर खा पी लेने दो। यहाँ तक कि वह भी बेहोश होकर गिर पड़ी। मलका की हालत बेहद दर्दनाक थी। उसकी सल्तनत का एक छोटा सा हिस्सा दुश्मनों के हाथ से बचा था। उसे एक दम के लिए भी इस गुलामी से नजात न मिलती कि कर्ण सिंह के दरबार में हाजिर होती, कभी मिर्जा शमीम की खुशामद करती, इसके बगैर उसे चैन न आता। हाँ, जब कभी इस मुसाहिबी और जिल्लत से उसकी तबीयत थक जाती तो वह अकेले बैठकर घंटों रोती और चाहती कि जाकर शाह मसरूर को मना लाऊं। उसे यकीन था कि उनके आते ही बागी काफूर हो जाएंगे, पर एक ही क्षण में उसकी तबीयत बदल जाती। उसे अब किसी हालत पर चैन आता था। अभी तक बुलहवस खां स्वामी भक्ति में फर्क न आया था, लेकिन जब उसने सल्तनत की यह कमजोरी देखी तो वह भी बगावत कर बैठा। उसकी आजमाई हुई फौज के मुकाबले में मलका की फौज क्या ठहरती, पहले ही हमले में कदम उखड़ गए। मलका खुद गिरफ्तार हो गई। बुलहवस खां ने उसे एक तिलस्माती कैदखाने में बंद कर दिया। सेवक वे स्वामी बनत बैठा। यह कैदखाना इतना लंबा चौड़ा था कि कैदी कितना ही भागने की कोशिश करे, उसकी चहारदीवारी से बाहर नहीं निकल सकता था। वहां संतरी और पहरेदार न थे, लेकिन वहां की हवा में एक खिंचाव था। मलका के पैरों में न बेड़ियां थी न हाथों में हथकड़ियां, लेकिन शरीर का अंग प्रत्यंग तारों से बंधा हुआ था। वह अपनी इच्छा से हिल भी न सकती थी। वह अब दिन के दिन बैठी हुई जमीन पर मिट्टी के घरौंदे बनाया करती और समझती यह महल है। तरह तरह के स्वांग भरती और समझती दुनिया मुझे देखकर लट्टू हो जाती है। पत्थर टुकड़ों से अपना शरीर गूंध लेती और समझती कि अब हूरें भी मेरे सामने मात हैं। वह दरख्तों से पूछती, मैं कितनी खूबसूरत हूँ। शाखों पर बैठी चिड़ियों से पूछती, हीरे जवाहरात का ऐसा गुलबंद तुमने देखा है। मिट्टी की ठीकरों का अंबार लगाती और आसमान से पूछती, इतनी दौलत तुमने देखी है। मालूम नहीं इस हालत में कितने दिन गुजर गए। मिर्जा शमीम, लाचनदास वगैरह हरदम उसे घेरे रहते थे। शायद वह उससे डरते थे। ऐसा न हो यह शाह मासरूर को कोई संदेशा भेज दे। कैद में भी उस पर भरोसा न था। यहाँ तक कि मलका की तबीयत इस कैद से बेजार हो गई, वह निकल भागने की तदबीरें सोचने लगी। इसी हालत में एक दिन मलका बैठी सोच रही थी, मैं क्या हो गई।
जो मेरे इशारों के गुलाम थे वह अब मेरे मालिक हैं। मुझे जिस कल चाहते हैं बिठाते हैं, जहां चाहते हैं घुमाते हैं। अफसोस मैंने शाह मसरूर का कहना न माना, यह उसी की सजा है। काश एक बार मुझे किसी तरह इस कैद से छुटकारा मिल जाता तो मैं चलकर उनके पैरों पर सिर रख देती और कहती, लौंडी की खता माफ कीजिए। मैं खून के आंसू रोती और उन्हें मना लाती और फिर कभी उनके हुक्म से इनकार न करती। मैंने इस नमकहराम बुलहवस खां की बातों में पढ़कर उन्हें निर्वासित कर दिया। मेरी अक्ल कहाँ चली गई थी। यह सोचते सोचते मलका रोने लगी कि यकायक उसने देखा, सामने एक खिले हुए मुखड़े वाला गंभीर पुरुष सादा कपड़े खड़ा है। मलका ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आप कौन हैं? यहाँ मैंने आपको कभी नहीं देखा। पुरुष, हाँ, इस कैदखाने में मैं बहुत कम आता हूँ। मेरा काम है कि जब कैदियों की तबीयत यहाँ से बेजार हो तो उन्हें यहाँ से निकलने में मदद दूं। मलका, आपका नाम? पुरुष, संतोख सिंह। मलमा, आप मुझे इस कैद से छुटकारा दिला सकते हैं? संतोख, हाँ, मेरा तो काम ही यह है, लेकिन मेरी हिदायतों पर चलना पड़ेगा। मलका, मैं आपके हुक्म से जौ भर भी इधर उधर न करूंगी। खुदा के लिए मुझे यहाँ से जल्द ले चलिए। मैं मरते दम तक आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। संतोख, आप कहाँ चलना चाहती हैं? मलका, मैं शाह मसरूर के पास जाना चाहती हूँ। आपको मालूम है वह आलकल कहाँ हैं? संतोख, हाँ, मालूम है, मैं उनका नौकर हूँ। उन्हीं की तरफ से मैं इस काम पर तैनात हूँ। मलका, तो खुदा के वास्ते मुझे जल्द ले चलिए। मुझे अब यहाँ एक घड़ी रहना जी पर भारी हो रहा है। संतोख, अच्छा, तो यह रेशमी कपड़े और यह जवाहरात और सोने के जेवन उतार कर फेंक दो। बुलहवस ने इन्हीं जंजीरों से तुम्हें जाकर दिया है। मोटे से मोटा कपड़ा जो मिल सके पहन लो। इन मिट्टी के घरौंदों को गिरा दो। इतर और गुलाब की शीशियां, साबुन की बट्टियां और यह पाउडर के डब्बे सब फेंक दो। मलका ने शीशियों और पाउडर के तड़ाक तड़ाक पटक दिए। सोने के जेवरों को उतारकर फेंक दिया कि इतने में बुलहवस खां धाड़े मारकर रोता हुआ आकर खड़ा हुआ और हाथ बांधकर कहने लगा, दोनों जहानों की मलका, मैं आपका नाचीज गुलाम हूँ। आप मुझसे नाराज हैं? मलका ने बदला लेने के अपने जोश में मिट्टी के घरौंदों को पैरों से ठुकरा दिया। ठीकरों के अंबार को ठोकरें मारकर बिखेर दिया। बुलहवस के शरीर का एक एक अंग कट कट कर गिरने लगा। वह बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ा और दम के दम में जहन्नुम रसीद हुआ। संतोख सिंह ने मलका से कहा, देखा तुमन, इस दुश्मन को तुम कितना डरावना समझती थीं, आन की आन में खाक में मिल गया। मलका, काश मुझे यह हिकमत मालूम होती तो मैं कभी की आजाद हो जाती। लेकिन अभी और भी तो दुश्मन हैं। संतोख, उनको मारना इससे भी आसान है। चलो कर्ण सिंह के पास। जो ही वह अपना सुर अलापने लगे और मीठी मीठी बातें करने लगे, कानों पर हाथ रख लो, देखो अदृश्य के पर्दे से फिर चीज सामने आती है। मलका कर्ण सिंह के दरबार में पहुंची। उसे देखते ही चारों तरफ से धुपद और तिल्लाने के वार होने लगे। पियानो बजने लगे। मलका ने दोनों कान बंद कर लिए। कर्ण सिंह के दरबार में आग का शोला उठने लगा। सारे दरबारी जलने लगे। कर्ण सिंह दौड़ा हुआ आया और बड़े विनयपूर्वक मलका के पैरों पर गिरकर बोला, हुजूर, अपने इस हमेशा के गुलाम पर रहम करें। कानों पर से हाथ हटाकर, वर्रा इस गरीब की जान पर बन आएगी। अब कभी हुजूर की शान में यह गुस्ताखी न होगी। मलका ने कहा, अच्छा, जा तेरी जान बख्शी की। अब कभी बगावत न करना वरना जान से हाथ धोएगा। कर्ण सिंह ने संतोख सिंह की तरफ प्रलय की आंखों से देखकर सिर्फ इतना कहा, जालिम, तुझे मौत भी नहीं आई और बेतहाशा गिरता पड़ता भागा। सेतोख सिंह ने मलका से कहा, देखा तुमने, इनको मारना कितना आसान था। अब चलो लोचनदान के पास। जो ही वह अपने करिश्मे दिखाने लगे, दोनों आंखें बंद कर लेना।
मलका लोचनदास के दरबार में पहुंची। उसे देखते ही लोचन ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू किया। ड्रामे होने लगे, नर्तकों ने थिरकना शुरू किया। लालोज मुरर्द की कश्तियां सामने आने लगीं, लेकिन मलका ने दोनों आंखें बंद कर लीं। आन की आन में वह ड्रामे और सर्कस और नाचने वालों के गिरोह खाक में मिल गए। लोचनदास के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। निराशापूर्ण धैर्य के साथ चिल्लाकर कहने लगा, यह तमाशा देखो, यह पेरिस के खवेखाने, यह मिस एलिन का नाच है। देखो अंग्रेज रईस उस पर कितनी उदारता से सोने और हीरे जवाहरात निछावर कर रहे हैं। जिसने यह सैरत माशे ने देखे उसकी जिंदगी मौत से बदतर। लेकिन मलका ने आंखें न खोली। तब लोचनदास बदहवास और घबराया हुआ, बेद के दरख्त की तरह कांपता हुआ मलका के सामने आ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, आंखें खोलें। अपने इस गुलाम पर रहम करें, नहीं तो मेरी जान पर बन जाएगी। गुलाम की गुस्ताखियां माफ फरमाएं। अब यह बेअदबी न होगी। मलका ने कहा, अच्छा जा, तेरी जान बख्शी की, लेकिन खबरदार, अब सर न उठाना, नहीं तो जहन्नुम रसीद कर दूंगी। लोचनदास यह सुनते ही गिरता पड़ता जान लेकर भागा। पीछे फिरकर भी न देखा। संतोख सिंह ने मलका से कहा, अब चलो मिर्जा शमीम और रसराज के पास। वहां एक हाथ से नाक बंद कर लेना और दूसरे हाथ से खानों के तश्त को जमीन पर गिरा देना। मलका रसराज और शमीम के दरबार में पहुंची। उन्होंने जो संतोख को मलका के साथ देखा तो होश उड़ गए। मिर्जा शमीम ने कस्तूरी और केसर की लपटें उड़ाना शुरू की। रसराज स्वादिष्ट खानों के तश्त सजास जाकर मलका के सामने लाने लगा और उनकी तारीफ करने लगा, यह पुर्तगाल की 3 आंच दी हुई शराब है, इसे पिए तो बुढ़ा भी जवान हो जाए। यह फ्रांस का शैंपेन है, इसे पिए तो मुर्दा जिंदा हो जाए। यह मथुरा के पेड़े हैं, उन्हें खाए तो स्वर्ग की नेमतों को भूल जाए। लेकिन मलका ने एक साथ से नाक बंद कर ली और दूसरे हाथ से उन तश्तों को जमीन पर गिरा दिया और बोतलों को ठोकरें मार मार कर चूर कर दिया। ज्यों-ज्यों उसकी ठोकरें पड़ती थीं, दरबार के दरबारी चीख चीख कर भागते थे। आखिर मिर्जा शमीम और रसराज दोनों परेशान और बेहाल, सर से खून जारी, अंग टूटा हुआ, आकर मलका के सामने खड़े हो गए और गिड़गिड़ाकर बोले, हुजूर, गुलामों पर रहम करें। हुजूर की शान में जो गुस्ताखियां हुई हैं उन्हें मुआफ फरमाएं, अब फिर ऐसी बेअदबी न होगी। मलका ने कहा, सराज को मैं जान से माना चाहती हूं, उसके कारण मुझे जलील होना पड़ा। लेकिन संतोख सिंह ने मना किया, नहीं, इसे जान से न मारिए, इस तरह का सेवक मिलना कठिन है। यह आपके सब सूबेदार अपने काम में यकता हैं, सिर्फ इन्हें काबू में रखने की जरूरत है। मलका ने कहा, अच्छा जाओ, तुम दोनों की भी जान बख्शी की, लेकिन खबरदार, अब कभी उपद्रव मत खड़ा करना वरना तुम जानोगे। दोनों गिरत पड़ते भागे, दम के दम में नजरों से ओझल हो गए। मलका की रियाया और फौज ने भेंटे दी, घर घर शादियाने बजने लगे। चारों बागी सूबेदार शहरपनाह के पास छापा मारने की घात में बैठ गए, लेकिन संतोख सिंह जब रियाया और फौज को मस्जिद में शुक्रिये की नमाज अदा करने के लिए ले गया तो बागियों को कोई उम्मीद न रही, वह निराश होकर चले गए। जब इन कामों से फुर्सत हुई तो मलका ने संतोख सिंह से कहा, मेरे पास अल्फाज नहीं में इतनी ताकत है कि मैं आपके एहसानों का शुक्रिया अदा कर सकूं। आपने मुझे गुलामी ताकत से छुटकारा दिया, मैं आखिरी दम तक आपका जस गाऊंगी। अब शाह मसरूर के पास मुझे ले चली, मैं उनकी सेवा करके अपनी उम्र बसर करना चाहती हूँ। उनसे मुंह मोड़कर मैंने बहुत जिल्लत और मुसीबत झेली, अब अभी उनके कदमों से जुदा न होंगी। संतोख सिंह, हाँ, चलिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मंजिल सख्त है, घबराना मत। मलका ने हवाई जहाज मंगाया, पर संतोख सिंह ने कहा, वहां हवाई जहाज का गुजर नहीं है, पैदल पड़ेगा। मलका ने मजबूर होकर जहाज वापस कर दिया और अकेले अपने स्वाति को मनाने चली।
वह दिन भर भूखी प्यासी पैदल चलती रही। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, प्यास से गले में कांटे पड़ने लगे, कांटों से पैर छलनी हो गए। उसने अपने मार्गदर्शक से पूछा, अभी कितनी दूर है? संतोख भी बहुत दूर है, चुपचाप चली आओ, यहां बातें करने से मंजिल खोटी हो जाती है। रात हुई, आसमान पर बादल छा गए, सामने एक नदी पड़ी, किश्ती का पता न था। मलका ने पूछा, किश्ती कहाँ है? संतोष ने कहा, नदी में चलना पड़ेगा, यहाँ किश्ती कहाँ है? मलका को डर मालूम हुआ, लेकिन वह जान पर खेलकर दरिया में चल पड़ी। मालूम हुआ कि सिर्फ आंख का धोखा था, वह रेतीली जमीन थी। सारी रात संतोख सिंह ने एक क्षण के लिए भी दम न लिया। जब भोर का तारा निकल आया तो मलका ने रोकर कहा, अभी कितनी दूर है, मैं तो मरी जाती हूं। संतोख सिंह ने जवाब दिया, चुपचाप चली आओ। मलका ने हिम्मत करके फिर कदम बढ़ाए। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि रास्ते में मर ही क्यों न जाऊं, पर नाकाम न लौटूंगी। उस कैद से बचने के लिए वह कड़ी मुसीबतें झेलने को तैयार थी। सूरज निकला, सामने एक पहाड़ नजर आया जिसकी चोटियां आसमान में घुसी हुई थीं। संतोख सिंह ने पूछा, इसी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर शाह मसरूर मिलेंगे, चढ़ सकोगी? मलका ने धीरज से कहा, हाँ, चढ़ने की कोशिश करूंगी। बादशाह से भेंट होने की उम्मीद ने उसके बेजान पैरों में पर लगा दिए। वह तेजी से कदम उठाकर पहाड़ों पर चढ़ने लगी। पहाड़ के बीचों बीच आते आते वह थककर बैठ गई, उसे ग़श आ गया। मालूम हुआ कि दम निकल रहा है। उसने निराश आंखों से अपने मित्र को देखा। संतोख सिंह ने कहा, एक दफा और हिम्मत करो, दिल में खुदा की याद करो। मलका ने खुदा की याद की, उसकी आंखें खुल गईं। वह फुर्ती से उठी और एक ही हल्ले में चोटी पर जा पहुंची। उसने एक ठंडी सांस ली। वहां शुद्ध हवा में सांस लेते ही मलका के शरीर में एक नई जिंदगी का अनुभव हुआ। उसका चेहरा दमकने लगा। ऐसा मालूम होने लगा कि मैं चाहूं तो हवा में उड़ सकती हूं। उसने खुश होकर संतोख सिंह तरफ देखा और आश्चर्य के सागर में डूब गई। शरीर वही था, पर चेहरा शाह मसरूर का था। मलका ने फिर उसकी तरफ अचरज की आंखों से देखा। संतोख सिंह के शरीर पर से एक बादल का पर्दा हट गया और मलका को वहां शाह मसरूर बड़े नजर आए, भी हल्का नीला कुर्ता, वही गेरुए रंग की तरह। उनके मुखमंडल से तेज की कांति बरस रही थी, माथा तारों की तरह चमक रहा था। मलका उनके पैरों पर गिर पड़ी। शाह मसरूर ने उसे सीने से लगा लिया। भाइयों बहनों, कैसा लगा हमारा प्रोग्राम? और भी अच्छे प्रोग्राम देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके सपोर्ट करें। दोस्तों, 1 लाख सब्सक्राइबर करने की मेहरबानी करें प्लीज।